सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया। मैं हूं अरबाब जहांगीर। कायदे-आज़म मज़ार प्रोटेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑर्डिनेंस 1971 के तहत बानिए पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना के मज़ार को कौमी विरसा करार दिया गया है और इसको नुकसान पहुंचाने और यहां किसी भी किस्म की सियासी सरगर्मी मुनक्कद करना कानूनी जुर्म है, जिसकी सज़ा 3 साल तक कैद हो सकती है। 14 अक्टूबर 1971 को जारी किए गए इस ऑर्डिनेंस के मुताबिक मज़ार के अंदर और बैरूनी दीवार के 10 फीट की हदूद में भी किसी भी नौयत की मीटिंग, सियासी जलसे जुलूसों और मुजाहिरों की इजाज़त नहीं होगी। अगर कोई शख्स ऐसा अमल करे जिससे मज़ार का तकद्दुस पामाल हो, मज़ार की इमलाक को किसी किस्म का नुकसान पहुंचे, तो यह काबिल गिरफ्त जुर्म है। कोई भी शख्स असलहा या ऐसा कोई औजार जो बतौर असलहा इस्तेमाल किया जा सकता हो लेकर मज़ार में दाखिल नहीं हो सकता। कानून के मुताबिक मज़कूरा जराइम के मुर्तकिब शख्स को ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल कैद या जुर्माना या दोनों सज़ाएँ भी हो सकती हैं। इस हवाले से दर्ज होने वाले मुकदमे में पाकिस्तान के फौजदारी ज़ाब्ता अखलाक की दफ़ा 265 और 262 शामिल की जाएंगी। मज़ार क़ायद की देखभाल की जिम्मेदारी मैनेजमेंट बोर्ड मज़ार करता है, जो नेशनल हिस्ट्री एंड हेरिटेज वजारत के मातहत एक इदारा है और इस वक्त इस वजारत के वज़ीर तहरीक इंसाफ के शफ़क़त महमूद हैं। कल जब मरियम नवाज़ ने मज़ार क़ायद पर हाज़िरी दी तो वहाँ क्या हुआ, ज़रा देखिए। इसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इस वाक़े पर एहतजाज किया गया। थाने में तहरीक इंसाफ के राजा अजहर की जानिब से एक दरख्वास्त भी दी गई, मुकदमा दर्ज करने की इस्तदा की गई और सुबह 6:15 बजे कैप्टन सफदर को होटल के कमरे से गिरफ्तार कर लिया गया। और गिरफ्तारी की कहानी मरियम नवाज़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ ऐसे बयान की। आज सुबह फजर के बाद जब हम सोए, हमारा दरवाज़ा बहुत ज़ोर से किसी ने पीटना शुरू कर दिया। तो मैंने कहा सफदर से, मैंने कहा मुझे लगता है हमारे कमरे का कोई दरवाज़ा बजा रहा है। तो उन्होंने जब दरवाज़ा खोला उठकर, तो बाहर पुलिस खड़ी थी और उन्होंने कहा कि हम आपको गिरफ्तार करने आए। लेकिन मौलाना फजल रहमान ने इस वाक़े को कुछ मुख्तलिफ बयान किया, कुछ मुख्तलिफ अल्फाज के साथ, और कहा कि गिरफ्तारी रेंजर्स की जानिब से की गई। मौलाना ने क्या कहा, ये भी सुनिए। PDM के रहनुमा जनाब कैप्टन सफदर साहब को यहाँ होटल के कमरे से उठाया गया है। रेंजर्स ने उनके कमरे पर धावा बोला है, उनके कमरे का दरवाजा तोड़ा है। में मरियम नवाज से जब सवाल किया गया कि आप वापस कैप्टन सफदर को साथ लेकर जाएंगी या छोड़ जाएंगी, तो उन्होंने जवाब दिया कि कैप्टन सफदर की जमानत हो चुकी है, जबकि उस वक्त अदालत में समाअत जारी थी। अदालती फैसले से पहले मरियम नवाज को कैसे पता चला कि कैप्टन सफदर की जमानत हो चुकी है। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिलावल की गैर मौजूदगी ने भी एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया कि क्या वाकई सिंध हुकूमत को इस गिरफ्तारी का इल्म नहीं था? क्या सिंध हुकूमत भी इतनी बेबस और बेख्तियार है कि IG सिंध ने सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव के इल्म में लाए बगैर उन्हीं के मेहमान को गिरफ्तार कर लिया? इसी पूरी सूरत हाल पर बात कर मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और जनरल सेक्रेटरी एहसन इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एहसन साहब बहुत शुक्रिया वक्त निकाला अपने प्रोग्राम के लिए। सर, सिंध हुकूमत बड़ी लाताल्लुकी का इजहार कर रही है इस पूरे अमल से, गिरफ्तारी से। एक सूबे के अंदर एक हाई प्रोफाइल गिरफ्तारी हो जाए, आप लोग मेहमान भी पीपल्स पार्टी के थे, वही होस्टिंग कर रही थी यहाँ पूरे इवेंट की, और उनकी आला क़यादत को इल्म ही नहीं हुआ इस गिरफ्तारी का। देखिए, ये जो पूरा वाक़या है ये मैं समझता हूँ कि नहायत ही अफसोसनाक है, क्योंकि सिंध एक सूबा है जिसका वज़ीर आला है, जिसकी सूबाई हुकूमत है और पुलिस उसके मतहत आती है। अगर सूबाई हुकूमत के इल्म के बग़ैर, वज़ीर आला के इल्म के बग़ैर ऐसा वाक़या होता है कि जिसे ये तासुर दिया जाता है कि ज़बरदस्ती IG साहब से ये इक़दाम कराया गया, उनको उठा के ले जाया गया, तो ये तो फिर उस नैरेटिव को सपोर्ट कर रहा है जो नवाज़ शरीफ साहब कह रहे हैं कि इस रियासत के अंदर शायद बहुत सारी कुव्वतें ऑपरेट कर रही हैं और कोई क्लैरिटी ऑफ कमांड नहीं है। और जो कायद-ए-आज़म के मज़ार पे मुकदमा बनाया गया, देखिए इससे पहले एक लाहौर में भी बगावत का मुकदमा बनाया गया और पता ये चला कि जो मुद्दई था उस केस का वो खुद हिस्ट्री शीटर था और वो पुलिस को मतलूब था। अब ये जो कराची में भी मुकदमा कायम किया गया है, ये शख्स भी दहशतगर्दी की मुकदमे में मफरूर है और पुलिस को सबसे पहले तो उसे गिरफ्तार करना चाहिए था। एक मफरूर शख्स को बिठा कर
कौमी क़यादत के ख़िलाफ़ मुकदमा बनाया जाता है, और फिर मज़ार कायद के ऊपर कोई सियासी नारा किसी के लिए जिंदाबाद या मुर्दाबाद नहीं लगाया गया। वहाँ तो मादरे मिल्लत जिंदाबाद का नारा लगाया गया। वहाँ तो वोट को इज्जत दो, जो कायद आज़म का फ़लसफ़ा है, वो नज़रिया जिसके ऊपर कायद आज़म ने इस मुल्क को बनाया, उन्होंने वोट की ताकत से इस मुल्क को बनाया और कहा कि ये मुल्क वोट की ताकत से चलेगा। तो उसमें किसी सियासी जमात का ना कोई परचम था। जबकि इससे पहले इमरान खान साहब जब वहाँ पर गए थे तो जो हुल्लड़बाजी वहाँ पर हुई और पीटीआई के झंडे लगाकर जिस तरीके से मज़ार कायद को ब्रांड करने की कोशिश की गई, जुर्म तो वो बनता है। तो लिहाजा ये एक बहुत ही बौखलाहट का कदम था हुकूमत का, जो कराची के जलसे के बाद उसने उसका मुजाहरा किया है। और आपने देखा कि फिर कैप्टन सफदर साहब की बेल भी हो गई और इसके अंदर कोई सब्सटेंस नहीं था। लेकिन जिसने भी ये मुकदमा किया वो बहुत ही, मैं समझता हूँ कि एक भूंडी हरकत थी और एक ऐसा कोई इम्पल्सिव रिएक्शन था, नी जर्क रिएक्शन था, जिसने शायद उन्हीं का ज़्यादा नुकसान किया जिन्होंने ये केस बनाया। सही, लेकिन एहसन साहब, वो जिस इमरान खान साहब वाले वाक़ये की आप बात कर रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा लोग मौजूद थे, मजमा बहुत ज़्यादा था, लेकिन उसमें खान साहब की बॉडी लैंग्वेज देखी जा सकती है कि वो शायद वहाँ परेशान थे या बेबस थे। उनकी जानिब से कोई नारा नहीं लगाया गया, लोगों को किसी नारे लगाने के लिए नहीं उकसाया गया। लेकिन यहाँ कैप्टन सफदर साहब नारे लगाते नजर आ रहे हैं। ये 14 अक्टूबर 1971 का जो ऑर्डिनेंस है ये कहता है कि कायद आज़म के मज़ार का अहाता एक कौमी विरसा है, यहाँ पर कोई भी सियासी नारा, कोई सियासी एक्टिविटी नहीं की जा सकती, और अगर ऐसा होता है तो फिर ये कानूनन जुर्म है। अरबाब, मैं फिर ये दोहराऊंगा, वहाँ पर किसी किस्म का ना सियासी जमात का ना सियासी शख्सियत का नारा लगाया गया। वहाँ पर सिर्फ दो नारे लगे थे, एक मादरे मिल्लत जिंदाबाद और दूसरा वोट को इज्जत दो। तो वोट को इज्जत दो, ये आपकी जमात का नारा है, ये मियां साहब का और मरियम नवाज साहबा का बयानिया है। ये हमारी जमात का नारा नहीं है, ये कायद आज़म का विरसा है, ये कायद आज़म का नज़रिया है। इसमें कहीं मुस्लिम लीग नून का, कहीं नवाज शरीफ साहब का नाम नहीं है। और आपको मैं ये भी बताऊं कि ये एक बड़ी भूंडी सी दलील है। इस वक्त सोशल मीडिया भरा हुआ है कि किस तरह हज के दौरान मुकाम अरफात के ऊपर जो हमारे बड़े मुक़द्दस मस्जिदें हैं मक्का और मदीना में, वहाँ पर पीटीआई के लोग गो नवाज गो के नारे लगाते रहे। मुकदमे तो इन पे बनने चाहिए जिन्होंने मुसलमानों की सबसे मुक़द्दस जो जगह हैं और मुकामात हैं वहाँ पर जाके सियासतबाजी की। और मस्जिद नबवी के अंदर तो आवाज़ बुलंद करना भी अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं कि सारी नेकियां ढा देता है। तो खुद तो ये अमल ये करते रहे हैं, लेकिन जहाँ मज़ार कायद के ऊपर कायद आज़म की अज़मत के लिए, कायद आज़म के फ़लसफ़े के लिए अगर कोई नारा लगाया गया है तो उससे उनकी तौहीन मकसूद तो नहीं। खुदा न खास्ता अगर कोई शख्स वहाँ पे कायद आज़म के ख़िलाफ़ नारा लगाता, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नारा लगाता, पाकिस्तान के नज़रिए के ख़िलाफ़ नारा लगाता, या वहाँ पर कोई ऐसी हरकत करता कि जिससे कायद आज़म के अफकार की नफ़ी होती, तो हम कह सकते थे कि गुस्ताखी हो सकती है। वहाँ तो ग्लोरीफाई किया गया कायद आज़म के नज़रियात को और कायद आज़म की सोच को और मादरे मिल्लत को, जिनकी पाकिस्तान के लिए बहुत कंट्रीब्यूशन है। लेकिन जो ज़्यादा अफसोसनाक बात है कि वज़ीर आला बेखबर हैं, जो सूबाई हुकूमत बेखबर है और आईजी ऑफ ए प्रोविंस को उठा के ले जाया जाता है। ये तो दरअसल पाकिस्तान की फेडरेशन पे हमला है। इस तरह की तो हमने अभी तक मकबूजा कश्मीर में भी कोई खबरें नहीं सुनी कि वहाँ पर आईजी को अगवा कर लिया जाए और उससे किसी के खिलाफ मुकदमे बनवाए जाएं। सही, ऐसा सब इस मामले पर तो अभी डिटेल से बात करते हैं। लेकिन मरियम साहिबा जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, उन्होंने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये ऐलान कर दिया कि कैप्टन सफदर की बेल हो चुकी है और मैं उनको साथ वापस लेकर जाऊंगी। उस वक्त हम भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस टीवी पर देख रहे थे। अपने रिपोर्टर से हमने जब अदालत में रब्ता किया, उन्होंने कहा कि अभी समाअत चल रही है, अभी जज साहब ने कोई फैसला नहीं दिया है, अभी वकला दलाइल दे रहे हैं। वक्त से पहले अदालती फैसले से मुतालिक मरियम साहिबा को कैसे इत्तला मिल गई कि ये बेल हो चुकी है? मेरे इतलात के मुताबिक उस वक्त फैसला हो गया था और वहाँ से वकला ने मरियम औरंगज़ेब साहिबा को इतला दी कि उनकी बेल हो गई है, जिसके बाद फिर मरियम नवाज साहिबा ने उसका ऐलान किया था। तो लेकिन एहसन साहब, मौलाना साहब वहाँ मौजूद थे। मौलाना साहब ने जब गुफ्तगू का आगाज़ किया, उन्होंने कहा कि रेंजर्स ने ये गिरफ्तारी की है। जब मरियम साहिबा ने पूरी कहानी बताई, उन्होंने कहा कि पुलिस आई, पहले दरवाज़ा खटखटाया, उसके बाद दरवाज़ा तोड़कर कैप्टन साहब को वहाँ से ले गए। तो ये तजादात भी सामने आ रहे हैं। मौलाना साहब कुछ और बात कर रहे हैं, मरियम साहिबा ने बात कुछ और की। इस तजाद का कोई जवाब है आपके पास? नहीं, तजाद नहीं था। मरियम साहिबा ने यह भी कहा कि पुलिस के साथ दीगर लोग भी थे, दीगर एजेंसियां भी थीं जिनको सब लोगों ने देखा है।
तो उन्होंने उसको एक्सक्लूड नहीं किया। उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि पुलिस को फ्रंट पे रख के साथ में दूसरी सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग भी थे। सही। अच्छा, ये जो पीपल्स पार्टी इस वक्त इस मामले पर माजरत भी उन्होंने आपसे की है, आपकी जमात से, और आप कह रहे हैं कि ज़ाहिर है वो एम्बेरस भी हैं, शर्मिंदा भी बहुत हैं, लेकिन फिर सिर्फ शर्मिंदगी से क्या काम चल जाएगा? आज तमाम दिन तो वज़ीर आला को बड़ा वो इजलास बहुत लंबे अरसे तक चलता रहा, लेकिन उस इजलास के बाद भी ये नहीं पता चल सका कि उन्होंने IG साहब से रब्ता किया नहीं किया, इस वाक़े से मुतालिक डिटेल्स ली, या जो मुतल्लिका पुलिस स्टेशन था वहाँ से डिटेल्स उन्होंने मंगवाई, कोई अथेंटिक चीज़ नहीं सामने आई सिंध हुकूमत की जानिब से। क्यों इतनी ताख़ीर कर रही है? जी देखिए, चूँकि इस वाक़े के बारे में हमें आला तरीन सतह पे यही बताया गया है बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब और वज़ीर आला साहब की तरफ से कि हम बाकायदा इस वाक़े की पूरी तहकीकात कर रहे हैं, और जब तहकीकात होंगी तो हम उसकी जो फाइंडिंग्स हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे और कौम के साथ भी शेयर करेंगे। तो मेरा ख्याल है कि हमें उनकी उस तहकीकात का इंतज़ार करना चाहिए कि उनकी इन्वेस्टिगेशंस जो हैं उसके नतीजे में क्या बात सामने आती है। और ऐसे साहब, इस तहरीक को लेकर जितनी मुस्लिम लीग नून, मरियम साहिबा और आप लोग सीरियस हैं, क्या मौलाना फजलुर रहमान, बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी आपको इतने सीरियस दिखाई दे रहे हैं? आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, कितनी बार मौलाना साहब ने क़हक़हे लगाए, सूरत हाल बड़ी गंभीर थी। मरियम साहिबा के चेहरे से उस वक्त को एक परेशानी दिखाई दे रही थी। ज़ाहिर है उनके शौहर पुलिस की कस्टडी में थे, उस वक्त तक बेल नहीं हुई थी, लेकिन मौलाना साहब वहाँ बड़े हंसी मजाक के मूड में थे, सहाफ़ियों के सवालों के जवाब हंसी में उड़ा रहे थे। नहीं, इस पे तो देखिए कोई शुबा नहीं है कि जितनी जमातें PDM के अंदर शामिल हैं वो सब इससे कमिटेड हैं, और वो सब इस बात पर यकीन रखती हैं कि पाकिस्तान को अब एक डगर पे डालना चाहिए। हमने 72 साल ज़ाय कर दिए हैं। अगर हम अपनी पिछली तारीख़ देखें तो जो यहाँ पर एक चोर सिपाही खेल चल रहा है, हम इसके मुतहम्मल नहीं हो सकते। उसकी बड़ी वजह यह है कि 22 करोड़ की आबादी है, जिसमें 2/3 यंग पॉपुलेशन है। अगर पाकिस्तानी मईशत 6 से 8% सालाना ग्रो नहीं करेगी तो हम 20 लाख नौकरियां उन नौजवानों के लिए जो हर साल जॉब मार्केट में आ रहे हैं पैदा नहीं कर सकते। अगर हम ये 20 लाख रोज़गार हर साल नया पैदा नहीं करेंगे तो ये नौजवान फ्रस्ट्रेट होकर ये लोग जो हैं फिर क्राइम में जाएंगे, फिर ये इंतहा पसंदी की तरफ जाएंगे, ये फिर सोशल और पॉलिटिकल डिस्टेबलाइजेशन करेंगे, जिससे मुल्क मज़ीद गर्दाब में फंसता जाएगा। हमें अब संजीदगी के साथ इस मुल्क को आइन के बताए हुए मुतय्यन करदा रास्ते पे चलाने की ज़रूरत है, ताकि यहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से इसकी मईशत ठीक होगी, और जब मईशत मजबूत होगी उसी से इस मुल्क का दिफा मजबूत होगा। लेकिन एहसन साहब, पिछले 3 दिन का अगर हम जायज़ा लें तो आपका और पीपल्स पार्टी का बयानिया बिल्कुल मुख्तलिफ नज़र आ रहा है। हफ्ते की रात जब बिलावल भुट्टो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वहाँ जलसा गाह में मैं वहाँ भी मौजूद था, तो वहाँ उन्होंने वाज़े तौर पर यह कहा कि तकरीरें चाहे अपोजिशन करे या हुकूमत करे, जनरल्स के नाम नहीं लिए जाने चाहिए। ज़ाहिर है उनका इशारा मियाँ साहब की तरफ था। फिर कल रात उन्होंने मियाँ साहब की तकरीर भी वहाँ होने नहीं दी। मियाँ साहब इस वक्त अपोजिशन के सबसे बड़ी जमात के सबसे बड़े लीडर हैं, उनकी तकरीर वहाँ उस तहरीक में ना होना, कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, ये सबसे बड़ा जलसा PDM का बकौल आप लोगों के कल था, उसमें मियाँ साहब की तकरीर नहीं होनी चाहिए थी। वहाँ जो मौजूद लोग पूरे अंदरूनी सिंध से, पूरे मुल्क से आए हुए थे, मियाँ साहब को सुनते वहाँ पर बराह रास्त। देखिए, पहली चीज़ तो यह है कि मियाँ साहब की दूसरी तकरीर का प्रोग्राम नहीं था, क्योंकि गुजरांवाला में पहला जलसा था तो उन्होंने उससे खिताब किया और उसे PMLN होस्ट कर रही थी। और वैसे भी आपको पता है कि उनकी तकरीर को चलने नहीं दिया जाता, और उनकी पहली तकरीर के इतने आफ्टर शॉक्स हैं, अगर दूसरी तकरीर होती तो पता नहीं क्या क़यामत बर्पा हो जाती। तो उनका कोई अभी ऐसा तयशुदा प्रोग्राम नहीं था सेकंड स्पीच का। अलबत्ता मैं बिलावल भुट्टो साहब का जो बयान है उससे भी जो अखज़ मैं मतलब करता हूँ वो यही है कि देखिए, जो हमारे मुल्क के हालात हैं वो इस कदर क्यों मुतनाज़ा हो गए हैं कि हमारे कौमी इदारे के लोगों का भी पॉलिटिकल बयानिए के अंदर जिक्र आ रहा है। ये इदारे सियासत से इतने दूर होने चाहिए कि हमारे पॉलिटिकल डिस्कोर्स की इनके ऊपर परछाई भी ना पड़े। चूँकि पाकिस्तान की फ़ौज हर पाकिस्तानी की फ़ौज है, वो जितनी PTI के फॉलोअर की फ़ौज है उतनी मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, JUIF, जमात इस्लामी, ANP, MQM, जौन सी जमातें पाकिस्तान की, PK मैप, हर जमात को उस पर उसी तरह एतमाद होना चाहिए और उसके ऊपर उसी तरह पीछे खड़ा होना चाहिए जैसे कोई भी फ़र्द खड़ा होता है अपने मुल्क की
फौज के बारे। लेकिन एहसन साहब, वो मियाँ साहब की तकरीर से मुतालिक हमारे बड़े रिलायबल सोर्सेज ने भी ये खबर दी थी कि जब बिलावल भुट्टो साहब और मौलाना साहब की मुलाकात हुई जलसे से कुछ देर पहले, वहाँ पर ये डिसाइड हुआ कि मियाँ साहब की तकरीर को माइनस कर देना है। फिर ये पैगाम मरियम साहिबा तक पहुँचाया गया, फिर मरियम साहिबा ने मियाँ नवाज़ शरीफ तक ये पैगाम पहुँचाया, फिर उनकी जानिब से ये बात सामने आई कि वो गला ख़राब है तो इसलिए वो तकरीर नहीं कर पाएंगे। ये बड़ी रिलायबल सोर्सेज की खबर है, इसकी तरदीद करेंगे आप? ऐसा कुछ नहीं था? जी, मैं इसकी तरदीद करूंगा, ऐसा कुछ नहीं है, चूंकि हमें पार्टी की सतह पे बहुत पहले से मालूम था कि नवाज शरीफ साहब कराची के जलसे से खिताब नहीं करेंगे। तो एहसन साहब, अब इन 2 जलसों के बाद गुजरावाला कराची, ये 2 आपने जलसे कर लिए और ज़ाहिर पूरी पीडीएम की क़यादत ये कह रही है बहुत बड़े जलसे थे, गुजरावाला भी, कराची में भी। गोगे कराची में बहुत बड़ी तादाद अंदरूनी सिंध से आए लोगों की थी, पूरा क्राउड कराची का नहीं था। इसके बाद अब पीडीएम क्या हासिल कर चुकी है और अभी तक पीडीएम अपनी कारकर्दगी से मुतमईन है, सही डगर पर चल रही है, जो मकसद है आपका उस ट्रैक की तरफ आप चल पड़े? जी, मैं समझता हूँ कि जो पीडीएम के जलसों के मकासद हैं उनका अंदाज़ा तो गुजरांवाला का जो जलसा था उसकी कामयाबी का अंदाज़ा तो आप वज़ीर आज़म की अगले दिन की तकरीर से कर सकते हैं कि जिन्होंने इस बात को भूल करके वो एक न्यूक्लियर कंट्री के वज़ीर आज़म हैं, वो यूं तकरीर कर रहे थे कि जैसे वो किसी कॉमेडी थिएटर के अंदर खड़े हों और नकलें उतार रहे थे और एक बिल्कुल ही बौखलाहट का शिकार थे। तो वो साफ सबूत है कि हुकूमत जो है उस जलसे से बौखला गई थी। और जो कराची का जलसा है उसके ऊपर जिस किस्म का रद्द अमल आया है कैप्टन सफदर साहब की गिरफ्तारी में, ये बात भी साफ जाहिर करती है कि हुकूमत के औसान ख़ता हो चुके हैं और इसके ऊपर वो बिल्कुल बौखलाहट का शिकार है। और इन जलसों में जो लोगों की बड़ी भारी शिरकत है वो इस बात का सबूत है कि एक आम आदमी इस हुकूमत की दी हुई महंगाई, इस हुकूमत की नाअहली, इस हुकूमत की बद इंतजामी की वजह से अब आजिज हो चुका है। देखिए, आपको लगता नहीं कि जब कराची में ये जलसा हो रहा था, और चूंकि कराची में आप लोगों की सियासी नुमाइंदगी भी उस तरह से नहीं है जिस तरह आप पंजाब में और दीगर शहरों सूबों में, तो आपको लगता नहीं कि मियाँ साहब को कराची के लिए कोई तकरीर यहाँ पर करनी चाहिए थी? मरियम साहिबा ने भी एक बड़े अरसे बाद तकरीर की, जब आप लोग की हुकूमत होती है उस वक्त भी कराची पर आप लोगों की वो तवज्जो नहीं होती, शायद इसीलिए यहाँ सियासी नुमाइंदगी भी आपकी नहीं है, कारकुनान की आपकी उतनी बड़ी तादाद नहीं है, बहुत ज़्यादा रहनुमा यहाँ आपके मौजूद नहीं है। देखिए, मैं समझता हूँ कि अब कराची के लोगों में हमारे लिए बड़ी पजीराई है। मरियम नवाज़ साहिबा जब पहुँची हैं तो जो फ़कीदुल मिसाल एयरपोर्ट से लेके मज़ार कायद तक उनका इस्तकबाल हुआ है, वो इस बात का सबूत है कि कराची के अंदर बहुत ज़्यादा अपील है PMLN के लिए। और ये बात हमें नहीं भूलनी चाहिए कि कराची के अंदर जो अमन आया है वो नवाज शरीफ साहब और मुस्लिम लीग नून की काविशों से आया है, जिसको हर कराची का रहने वाला मानता है। देखिए, कराची वो था 2013 में जब हम हुकूमत में आए, हर माँ, हर बीवी और हर बेटी अपने शौहर, बेटे या भाई के लिए मुसल्ले पर बैठ जाती थी जब वो सुबह काम के लिए घर से निकलता था कि पता नहीं है शाम को सही सलामत लौटेगा या नहीं लौटेगा। मुझे अच्छी तरह याद है कि उन दिनों में अगर सिंगल डिजिट में अमवात होती थी, लोग थोड़ा सा सुकून का सांस लेते थे कि आज निस्बतन पुरअमन दिन गुजरा है कराची के अंदर। वहाँ से हमने इस शहर को उठा के उस मुकाम पे पहुँचाया कि जहाँ आज हर बंदा इज्जत के साथ, तहफ़्फ़ुज़ के साथ घर से निकलता है, अपने बीवी बच्चों के साथ निकलता है, अपने काम को जाता है, शॉपिंग करता है। कता कलामी की माजरत, अभी 1.5 से 2 माह पहले कराची वो भी था जिसकी हर सड़क टूटी हुई थी, जो गटर के पानी में, सीवरेज के पानी में बह रहा था। सिंध हुकूमत पीपल्स पार्टी की है। कल मरियम साहिबा ने गुफ्तगू की कराची के मसाइल से मुताल्लिक, या उस टूटे हुए कराची से मुताल्लिक उन्होंने एक जुमला भी नहीं कहा जो कराची की आवाम एक्सपेक्ट कर रही थी कि मरियम साहिबा यहाँ के मसाइल का भी जिक्र करेंगी, कराची की आवाम को भी एड्रेस करेंगी, लेकिन वो पार्ट मिसिंग रहा उनकी तकरीर में। देखिए, मैं समझता हूँ कि कराची के अवाम के लिए मेरा एक ही पैगाम है कि वो अगली दफ़ा मुस्लिम लीग नून को मैंडेट दें। हमारे पास वहाँ कभी मैंडेट नहीं था, इसके बावजूद वफाकी हुकूमत ने कराची के लिए ग्रीन लाइन जैसा मंसूबा बनाया जो इस हुकूमत ने 2 साल हो गए हैं उसे अधूरा छोड़ा हुआ है। वो पहला मैस ट्रांजिट का मंसूबा होता कराची के लिए। हमने कराची की वाटर स्कीम के लिए 12.5 अरब रुपए से ज़्यादा लगा के अपना वफाकी हुकूमत की तरफ से हिस्सा डाला। हमने कराची, हैदराबाद और इसी तरह सिंध सक्कर मोटरवे को बना के सिंध के अंदर और कराची को पूरे मुल्क के साथ जोड़ा। आज आप देखिए, अक्सर लोग मुझे मिलते हैं जो कराची से अब कंट्री आते हैं, जहां वो पहले हवाई जहाज़ के मोहताज होते थे,
आज वो अपने बच्चों और फैमिलीज़ के साथ बाई रोड आ रहे हैं, इस्लामाबाद, लाहौर, नॉर्दर्न एरिया सेहत के लिए जा रहे हैं और 12-14 घंटों में, 15 घंटों में इस्लामाबाद तक पहुंच जाते हैं। ये वो चीज़ें हैं कि जो हम हमारे वफाकी हुकूमत के सिर्फ कराची के लोग आपको वोट दें, अंदरूनी सिंध के भी लोग वोट दें। आपकी बात से ये नतीजा निकल रहा है कि कराची में पीपल्स पार्टी एज प्रोविंशियल गवर्नमेंट मुकम्मल तौर पर फेल हो गई है। ये सारे प्रोजेक्ट्स आप लोगों ने लगाए, पीपल्स पार्टी के कहीं कोई प्रोजेक्ट नजर नहीं आते, एक ट्रांसपोर्ट का प्रोजेक्ट भी वो नहीं लगा सकी अपने 12 साल दौर में। देखिए, हम तो अपनी कारकर्दगी की बात कर सकते हैं। आपने देखा कि मुस्लिम लीग नून ने लाहौर के अंदर जो तरक्याती काम किया है, आज लाहौर पाकिस्तान के अंदर शायद एक इंटरनेशनल लेवल का शहर है, उसको भी अब बदहाल किया जा रहा है। इस हुकूमत के आने के बाद वहाँ पर भी गंदगी के ढेर लगने शुरू हो गए हैं। तो हमारे पास एक सलाहियत है, जो मैं ये बात दावे से कह सकता हूँ अल्लाह का शुक्र अदा करके, कि पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने की जो सलाहियत मुस्लिम लीग नून के पास है, वो शायद किसी जमात के पास नहीं है। और इसीलिए जिस सांस में आप अपनी कामयाबी की बात करते हैं, उसी सांस में आप तहरीक इंसाफ की हुकूमत की नाकामी की भी बात करते हैं। लेकिन जब बात सिंध की आती है तो अपनी कामयाबी की तो आप बात कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी की नाकामी की बात नहीं कर रहे। देखिए, मैं ये कहूँगा कि कराची में 21 में से 14 सीटें PTI को मिली हैं और वफाकी जी इस हुकूमत में ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा हुआ है कि एक ऐसी पार्टी जिसको वफाक में हुकूमत का मैंडेट हासिल हुआ है, उसके पास कराची में अक्सरियती नशस्तें हैं। वगरना कराची से जो भी पार्टी जीतती थी वो हमेशा या कोलिशन पार्टनर बनती थी या वो अपोजिशन के अंदर होती थी। ये पहली दफ़ा हुआ है कराची में। मेरी ज़िंदगी में 70s में यहाँ जमात इस्लामी और दूसरी जमातें जीतती थी। हमेशा कराची के बारे में कहा जाता था ये अपोजिशन का शहर है। फिर उसके बाद MQM जीतती रही। MQM की कभी वफाकी हुकूमत नहीं बनी थी। इसी तरह जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत वफाक में रही, कराची से उसको सीटें नहीं मिली। जब हमारी हुकूमत वफाक में बनी, हमें कराची से सीटें नहीं मिली। ये पहला मौका था कि वफाक में जो हुकूमत आई है उसके पास 14 सीटें 21 में से कराची में। इनका तो फ़र्ज़ था कि ये वफाकी हुकूमत से वसाइल लेकर आते। अगर हमने कराची से कुछ ना होते हुए कराची के अंदर ग्रीन लाइन के लिए 25 अरब का मंसूबा दे दिया, 12.5 अरब रुपए हमने वाटर स्कीम के लिए दे दिए, इसी तरह और अरबों रुपए के मंसूबे हमने दिए सिंध और कराची के अंदर, हालांकि हमें वहां से वोट नहीं मिले थे। इनके पास तो 14 सीटें थी। लेकिन ये तो किसी की इन दोनों पार्टियों का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी का आपस में ज़ाहिर ट्रस्ट डेफिसिट का मामला है, तो शायद ये उस तरह से मुमकिन नहीं हो सका। लेकिन 18वीं तरमीम के बाद बहुत सारे सब्जेक्ट्स तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास होते हैं, सेहत, तालीम, इन मामलात पर तो सिंध हुकूमत ने काम करना था। जी अरबाब, यही बात जो मैं आपको जाहिर करना चाह रहा था कि देखिए, जो हुक्मरानी है ये कोलैबोरेशन से होती है। हम जब मरकज़ के अंदर थे तो पीपल्स पार्टी सिंध के अंदर हमारी मुखालफत कर रही थी और शिद्दत के साथ मुखालफत कर रही थी। इसके बावजूद हमने कराची के अंदर मंसूबे लगाए। हमने थर के अंदर सिंध हुकूमत के साथ मिलकर जो सिंध के अंदर दफन शुदा कोयला था उसको सोना बनाया CPEC के ज़रिए। हमने कोलैबोरेशन की। हमने खैबर पख्तूनख्वा में मंसूबे बनाए और काम किया परवेज़ खटक साहब के साथ। अगरचे वो कंटेनर पे चढ़ के हमारे खिलाफ रक्स करते थे, गालियां देते थे, लेकिन सुबह जब हमारे पास प्लानिंग कमीशन में आते थे या वजारत ख़जाना या वाटर एंड पावर या पेट्रोलियम में जाते थे तो हम उनको बहसियत वज़ीर आला रिस्पेक्ट के साथ उनके मेरिट के ऊपर डील करते थे। ठीक है, बहुत शुक्रिया एहसन इकबाल साहब, सीनियर रहनुमा और जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून हमारे साथ मौजूद थे। आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया एहसन इकबाल साहब। आपने सुनी नहीं, एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो पीपल्स पार्टी के रहनुमा निसार खोड़ो साहब हमारे साथ मौजूद होंगे और उनसे जानेंगे कि कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी से मुताल्लिक सिंध हुकूमत इतनी लाइल्म और बेखबर क्यों रही। एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे और कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी से मुताल्लिक सिंध हुकूमत ने बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ दिया कि सिंध हुकूमत की हिदायत पर यह गिरफ्तारी नहीं हुई। और सईद गनी साहब ने यह भी कहा कि अगर सिंध हुकूमत पर ऐसा जोर डाला जाता तो सिंध हुकूमत कभी भी इसकी इजाज़त नहीं देती। लेकिन जब मरियम नवाज़ ने उस गिरफ्तारी के बाद और ज़मानत से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मौलाना फजल रहमान वहाँ मौजूद थे, अख्तर मेंगल साहब वहाँ मौजूद थे, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब या मुराद अली शाह साहब वहाँ मौजूद नहीं थे, जिससे उस वक्त एक कन्फ्यूजन भी पैदा हुई, एक सवाल भी ये पैदा हुआ कि क्या वाकई सिंध हुकूमत को और मुराद अली शाह साहब
साहब को इस गिरफ्तारी से मुतालिक इल्म नहीं था, और क्या आईजी सिंध इतनी हाई प्रोफाइल गिरफ्तारी अपने चीफ एग्जीक्यूटिव को बताए बगैर कर सकते हैं? ये कन्फ्यूजन दूर करने की कोशिश करते हैं निसार खोड़ो साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। निसार साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। ये जो सूरत हाल आज पैदा हुई, कैप्टन सफदर साहब को सुबह गिरफ्तार किया गया, वज़ीर आला सिंध साहब को नहीं पता था, सिंध गवर्नमेंट को नहीं पता था, लेकिन पुलिस तो सिंध गवर्नमेंट के अंडर में काम कर रही है, फिर ये कैसे मुमकिन हो गया कि सिंध हुकूमत को इल्म ही नहीं था इस पूरी सूरत हाल का? यही तो मसला है। हम बैठे हैं कि हजारों और लाखों लोग कल हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करते हुए निकल आए, सारे सताए हुए लोग आए। अखबारों में लिखा आया कि राह चलते हुए लोगों ने कहा कि न हम बिलावल साहब के लिए आए हैं, न मरियम साहबा के लिए, न मौलाना साहब के लिए। हम आए हैं क्योंकि हमारी कमर तोड़ दिए इस महंगाई और बेरोज़गारी ने। हम तंग आ गए हैं ज़िंदगी से, इसलिए हम आए हैं कि इज्तिमा का कोई प्रेशर बने। और वो इज्तिमा सारी दुनिया ने देख लिया। न सिर्फ बागे जनाब भर गया, साथ वाले रोड भी भर गए। ये शायद यहाँ इससे बड़ा कभी भी जलसा नहीं हुआ। आज हरकत हुई और आपने मौजूदी गिरफ्तारी करके लिया। हुकूमत के खिलाफ जो इतने लाखों लोगों का एहतजाज था, उसको आपने यकसर नजरअंदाज करके उस पर कमेंट किए बगैर ठका करके ये कह दिया कि सफदर साहब की गिरफ्तारी। अब मौजूद गुफ्तगू कुछ और हो गया। यही तो शायद हुकूमत चाहती होगी, यही तो चाहती होगी किस तरह से हम इस माहौल को इस तरह से ले जाएं। देखिए, बात सुने, कहने को तो कायद-ए-आज़म की मज़ार में किसी ने जाके पाकिस्तान का झंडा भी जलाया था। अगर आपको याद नहीं है तो याद करा देता हूँ जी। ठीक है, कायद-ए-आज़म इस मुल्क का है। ये मुल्क कायद-ए-आज़म ने हमें लेके दिया। हम उसको इस मुल्क का बानी समझते हैं। किसी भी पाकिस्तान के टुकड़े में खड़े कोई होकर अगर चीखो पुकार करता है तो वो क्या कायद-ए-आज़म को शिकायत नहीं कर सकता? इस्लामाबाद के धरने वाले जो बैठी हुई हैं वहाँ माएँ बहनें, क्या वो कायद-ए-आज़म के लिए नहीं है शिकायत? हर जगह जहाँ जहाँ भी बात होती है, हम अगर कायद-ए-आज़म की मज़ार के करीब होकर इतनी सारी लोगों की बातें हमने खुलेआम की, तो वो क्या कायद-ए-आज़म की मज़ार के करीब नहीं था? क्या कायद-ए-आज़म सिर्फ उधर मज़ार तक है? अच्छा, खोड़ो साहब थोड़ी सी कता कलामी की माज़रत। बाहर बोलो। 1971 में एक एक्ट कता कलामी मेरी कर जी, चलें आप बात पूरी करें फिर मैं अपनी बात करूँ। कता कलामी, हाँ, कता कलामी मुझे भी माफ़ करें। आपने मुझे काट दिया, इसलिए मेरे बहन जहन से बात ही नहीं। अच्छा, मैं आपको ये कह रहा था, कायद-ए-आज़म मज़ार प्रोटेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑर्डिनेंस 1971 के तहत ये एक ऑर्डिनेंस है। बानिए पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मज़ार के अहाते में कोई सियासी एक्टिविटी नहीं हो सकती, कोई सियासी नारा नहीं लग सकता, और इसकी जो ये कानूनन जुर्म है और इस जुर्म की सज़ा 3 साल है। इसमें जुर्माना भी हो सकता है, दोनों सज़ाएं भी हो सकती हैं। तो आपने जहाँ जलसा किया वो तो बिल्कुल ज़ाहिर है उसके अहाते से बाहर कोई भी सियासी एक्टिविटी हो सकती है। आपने एक मिनट, आपने नाम लिया कोई नारा नहीं लग सकता। आपने कहा अभी नारे तो वहाँ कैप्टन सफदर साहब ने लगवाए ना, वोट को इज्जत दो। कोई नारा नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपने अभी कहा कि कोई नारा नहीं लग सकता कायद-ए-आज़म की मज़ार के अहाते में। हाँ, आप कहें ना, इत्तेफाक करें या ना करें, यहाँ करें या ना करें, आपने अभी कहा कि कायद-ए-आज़म के अहाते में कोई नारा नहीं लग सकता। ठीक है, आपने कहा अभी पाकिस्तान का नारा क्यों लगता है? नारा तो नारा है ना। बाकी रही बात कि कायद-ए-आज़म के मज़ार के करीब खड़े होकर इसी इमरान खान ने पता नहीं कितनी गंदी गंदी बातें की थी। भूल क्यों गए? हो सकता है सफदर को यह पता न हो सकता है 1971 के आइन की या कानून की उसको पता न हो, लेकिन सुबह 6 बजे डाकुओं के घर तो नहीं पहुंचते। डाकुओं को पकड़ने के लिए इतनी उजलत नहीं दिखाते। मकसद सिर्फ ये होगा कि ये रुख ना पड़े, तो गलतफहमियां बढ़े। खोड़ो साहब, यही तो सवाल है। ये पड़ा है, जिस पुलिस ने ये इकदाम उठाया वो पुलिस तो वजारत दाखिला के मातहत है, सिंध हुकूमत के मातहत है।
एक सेकेंड जी जनाब अली, मैं क्या बोल रहा हूँ, आप या तो मुझे बोलने दें या आप अपने सवाल करें। आप बोलिए सर। आप मुराद अली शाह साहब ने शायद कहा, आप मुराद अली शाह साहब जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं या उनके स्पोक्समैन सईद गनी साहब हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है। बिलावल साहब ने भी इस बात पे कोई ना कोई कमेंट किया है, जब मरियम साहिबा को उसने फ़ोन करके अपनी बरहमी का इजहार किया और आपने कहा कि जी आप हमारी मेहमान हैं, मैं शर्मिंदा हूँ कि ऐसा हुआ। ये मैं समझता हूँ काफ़ी है, ये काफ़ी है कि हम इस चीज़ को इस तरह से ले जाएं। हो सकता है सफदर साहब को इसका एहसास न हो या किसी ने उसको रोक नहीं सका, नारे लगा दिए। 1971 का था, मैंने जवाब कुछ दे दिया कि जी पाकिस्तान के नारे भी लगते हैं, नारा तो नारा है, चाहे जमहूरियत के लिए नारा लगाओ तो कायदे आज़म ने जमहूरियत के लिए कुछ कही थी ना बातें। कायदे आज़म जमहूरियत की बात करते थे ना, या नहीं करते थे? अब जमहूरियत का मतलब क्या है? जमहूरियत जिंदाबाद, अगर मैं ये नारा लगा दूं तो क्या उसमें बुराई है? सही, थोड़ा सा ज़ाहिर नारे पे किसी को एतराज नहीं है, दरवाजे पर खड़े, बिल्कुल वो उनकी बिल्कुल एक तो जो क्या बोल रहे हैं आप? फिर आप क्या बोल रहे हैं? सर, जिस जगह वो नारे लगाए गए उस जगह का एक तकद्दुस है, उस जगह के हवाले से एक ऑर्डिनेंस आया हुआ है, वहां पर इस तरह की कोई एक्टिविटी हो नहीं सकती। चले वो तो वाकया हो गया। मैं कायदे आज़म के पाकिस्तान में नारे लगाने का हक नहीं रखता। सर, नारे आप हर जगह लगा सकते हैं, लेकिन ये ऑर्डिनेंस में आपको बता दूं जो 1971 का ऑर्डिनेंस है, वो पाकिस्तान का, वो कायदे आज़म का पाकिस्तान है ना, वो कायदे आज़म का पाकिस्तान है ना। हो सकता है अंदर मकबरे में आपको एतराज पता नहीं किस चीज का है, नारे लगाने पर है या नहीं, एतराज किस चीज का नहीं। अब ये सिंध हुकूमत इस वाक़े पर आला सतह की तहकीकात करवा रही है। मुराद अली शाह साहब ने कहा आला सतह की तहकीकात होंगी कि ये गिरफ्तारी कैसे हुई, तो उन्होंने आईजी साहब को फोन करके पूछा नहीं कि वो कैसे हो गई, उन्होंने क्यों दस्तखत कर दिए, किस कानून के तहत ये दफात लगाई गई, क्यों लगाई गई? मैं इस वक्त वजीर आला का स्पोक्समैन बनकर नहीं बात कर रहा हूं आपसे। अच्छा, मैं वज़ीर आला साहब का स्पोक्समैन बन के इस वक्त बात नहीं कर रहा हूं। तो ये काम तो बिलावल साहब भी कर सकते थे, आईजी सिंध से वो पूछ सकते थे। मैंने कहा मैं इस वक्त वज़ीर आला का स्पोक्समैन नहीं बन के बोल रहा हूं। मुझे इल्म नहीं है कि उन्होंने फ़ोन किया है नहीं किया है, उन्होंने खुद अपनी सफाई की है या करेंगे। आप इंतज़ार करें, जब इंक्वायरी हो रही है तो इंतज़ार करें इंक्वायरी का। ठीक है, निसार खोड़ो साहब बहुत शुक्रिया। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा निसार खोड़ो साहब गुफ्तगू कर रहे थे और कह रहे थे कि कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी से मुताल्लिक सिंध हुकूमत को कतई इल्म नहीं था और सिंध हुकूमत का इसमें कोई हाथ नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा और वज़ीर मुमलिकत बराए माहौलियात ज़रताज गुल साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं और ज़रा उनसे भी इस मामले पर और मुख्तलिफ मौज़ूआत पर गुफ्तगू करते हैं। ज़रताज साहिबा बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। आज जो तमाम दिन कराची में होता रहा, सुबह 6:15 बजे कैप्टन सफदर को गिरफ्तार किया गया, सिंध हुकूमत इससे लाताल्लुकी का इज़हार कर रही है कि वफाकी हुकूमत की एमा पर यह हुआ है। क्या वाकई आप लोगों ने प्रेशर डाला था आईजी सिंध मुश्ताक मेहर साहब पर कि गिरफ्तार किया जाए कैप्टन सफदर को, चूंकि सिंध हुकूमत कोई इक़दाम नहीं कर रही? एक्चुअली जो सिंध गवर्नमेंट का दावा है ना कि उनको कुछ पता नहीं था, तो वैसा तो उनको वाकई किसी चीज़ का भी नहीं पता। पिछले 12 साल से उनकी हुकूमत है, जिस तरीके से उन्होंने कराची को गन ज़दा और लड़काना को एड ज़दा कर दिया, थर में बच्चे भूख से मर रहे हैं, 12 अरब की गंदम चोरी हो गई, चूहे खा गए, उसमें मिट्टी की बोरियाँ निकली हैं और कराची का गन से संभाला नहीं जा रहा है। इनको किसी चीज़ का पता नहीं होता। जब कराची में इंतहाई ज़्यादा बारिश होती तो उनके बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो वहाँ से छुप के लाहौर चले जाते हैं और सीएम बुज़दार साहब की जो इतनी उन्होंने काम किया है अपने सूबे में उसको एंजॉय कर रहे होते हैं क्योंकि वो छुप रहे होते हैं। तो उनको तो वाकई 12 साल से कुछ नहीं पता। सिंध का उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया कि उनकी नाक के नीचे क्या हो रहा है। उनको तो सिर्फ लूट मार उन्होंने करनी है, करप्शन करनी है, उनको तो फुर्सत ही नहीं है। जहाँ तक ये बात है कि कैप्टन सफदर की जो गिरफ्तारी है उसमें फेडरल गवर्नमेंट का हाथ है, अगर तो वो ये समझना है तो सबसे पहले तो सिंध गवर्नमेंट को मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए, क्योंकि ये तो वो वाली बात हुई जब मियाँ शहबाज शरीफ साहब चीफ मिनिस्टर थे और मॉडल टाउन में ख़वातीन के ऊपर और मासूम निहत्ते लोगों के ऊपर जो है 8 से 12 घंटे का ऑपरेशन किया गया और गुल्लो भट्टो ने पुलिस की स्टेट टेररिज्म करके और पुलिस के साथ मिल के ख़वातीन के मुंह पे गोलियां चलाई थी और वो कह रहा था कि जी मुझे नहीं पता। तो ऐसे सीएम को तो वैसे ही इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। जहां तक उसकी बात है कैप्टन सफदर साहब की, 2 आर्ग्यूमेंट। पहला आर्ग्यूमेंट तो ये कि कैप्टन सफदर समेत
और निहाल हाशमी साहब का मैं उनकी वीडियो देख रही थी, वो बाबाए को मज़ार कायद के जो अंदर वाला प्रीमिसेस जो जंगला है वहाँ पे खड़े होकर हुल्लड़बाजी और नारेबाजी कर रहे थे। एक तो हम मज़ारात की मुसलमान होने के नाते हमें वैसे भी हमारा फ़र्ज़ है कि हम इस तरह की जगहों पे कोई मतलब मुक़द्दस मकामात पे हमें वैसे भी जाके इस तरह के काम करने नहीं चाहिए। दूसरी फिर वो बाबाए कौम है जिन्होंने कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह का स्टेचर इतना बड़ा है, जिन्होंने हमारे लिए कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पर ये मुल्क बनाया है, वहाँ पर उनको इस तरह की बातें सूट नहीं कर सकती थी। और जिस पे पुलिस ने पंजाब जो सिंध की पुलिस है, जब उन्होंने इसके ऊपर एक्ट किया, उनकी अभी पॉलिटिकल स्टेटमेंट भी आ गई, तो वहाँ पे मैं समझती हूँ सिंध गवर्नमेंट ख़ुद ही मेरे ख़्याल में PMLN को और मरियम नवाज़ को भी ये बात समझनी चाहिए कि ख़ुद वो लोग मरियम नवाज़ साहिबा को जो है वो बेइज्जत करें। एक तो उनके कराची के जलसे में अगर आप देखें वो बेचारी जो है वो बोलती रही है, बीच में कोई जो DJ था वो कोई तराने नहीं चला रहा था PMLN के, ना ही उनको कोई मोमेंटम होने दिया जा रहा है। तो अजीबो-गरीब इसलिए उनको एक वो तकरीर की, क्योंकि उनको पॉज भी नहीं मिल रहे थे उनको, नहीं सिंध गवर्नमेंट की तरफ से, या जो बिलावल, क्योंकि मेजबान तो वही थे, वो ठीक नहीं था। सेकंड बात ये कि अब उनको, सॉरी एक सेकंड अरबाब साहब, एक सेकंड जी आप बात कीजिएगा। जी मैं सिर्फ एक सेकंड ये बात कहना चाह रही थी कि अब खुद ही कैप्टन सफदर को पकड़वा के, खुद ही मरियम सफदर को जो है वो बेइज्जत करवा के, अब खुद ही सिंध गवर्नमेंट कह रही है कि जी हम तो लाताल्लुक़ हैं और ये बहुत बुरा हुआ है। तो अगर ये फ़र्ज़ करे बिलावल भुट्टो के मुताबिक ये बुरा हुआ है, तो ये बुरा सलूक मरियम नवाज़ के साथ और कैप्टन सफदर के साथ फिर बिलावल भुट्टो ज़रदारी नहीं करवाया है, और उन्होंने नवाज़ शरीफ को भी वहाँ पे तकरीर नहीं करने दी जो कराची का जलसा था। तो इट मीन्स कि इनमें आपस में रिफ्ट है, इनको पता है कि सिंध की हुकूमत इनके हाथ में है और 12 साल से इनकी हुकूमत है। तो ये बेसिकली डाइवर्ट करना चाह रहे हैं, डाइग्रेस करना चाह रहे हैं जो अपनी नाकामियाँ और नालायकी है जो सिंध गवर्नमेंट की, उसके लिहाज से उन्होंने कोई एक पॉलिटिकल सिनेरियो क्रिएट करने की कोशिश की, लेकिन ये आर्ग्यूमेंट अब कोई बाय करने वाला नहीं है। जी तो ज़रताज गुल साहिबा ये कह रही हैं कि ये गिरफ्तारी खुद सिंध हुकूमत ने करवाई है। सिंध हुकूमत ऐसा क्यों करवाएगी? ज़रताज गुल साहिबा से ये सवाल करेंगे एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। वज़ीर मुमलिकत बराए माहौलियात ज़रताज गुल साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रेक से पहले वो कह रही थी कि कैप्टन सफदर को सिंध हुकूमत ने ही गिरफ्तार करवाया। तो ज़रताज गुल साहिबा, सिंध हुकूमत खुद ये अमल क्यों करवाएगी, वो एक गिरफ्तारी क्यों करवाएगी? ये तो तहरीक मिलकर चल रही है, इससे तो उनके इत्तेहाद को भी खतरा हो सकता है, आगे जाकर इख्तलाफात पैदा हो सकते हैं ऐसा अमल करने से। फिर सिंध हुकूमत को क्या ज़रूरत थी ऐसा करवाने की? देखिए, तहरीक ऑलरेडी इसलिए नाकाम है कि सिंध गवर्नमेंट खुद 12 साल से हुकूमत के अंदर रह के अपने खिलाफ कैसे जल्द से जलूस कर सकती है। फिर उनको जब उनका कराची का जलसा हुआ, उनको कराची के पैकेज का ऐलान करना चाहिए था, उनको बताना चाहिए था कि 12 साल में उनकी कारकर्दगी क्या है। उनको ये बात बताने चाहिए थे कि गंदम के अंदर और पेंडेमिक के अंदर सबसे ज़्यादा जो हालात ख़राब हुए वो क्यों कराची में और सिंध के अंदर हालात ख़राब हुए। 7 लाखों लोगों को जो है वो कुत्तों ने काट लिया, इनके पास अभी तक जो है वो इसका इलाज नहीं है, ये दवाई नहीं प्रोड्यूस कर सके। सिंध के जो अपने वज़ीर तालीम है, उनके अपने हलके में जो स्कूल है उनके अंदर घोड़े और भैंसे बंधे हुए होते हैं। तो चाहिए तो ये था कि 12 साल में इन कंपैरिजन विद द फेडरल गवर्नमेंट 2 साल की कारकर्दगी के इन कंपैरिजन अपनी कारकर्दगी का बता देना कि हम अपनी कारकर्दगी 12 साल से इनकी क्या है। चूँकि वो सवाल जवाब उनसे होने हैं, नाकाम हुकूमत है सिंध गवर्नमेंट की, सिवाय लूट मार के तो और कुछ करती नहीं है। दूसरी बात ये कि देखें, आप बैरिस्टर एतजाज़ एहसन साहब की बातें सुने, आप ख्वाजा आसिफ साहब की बातें सुने। ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि मैं ज़रदारी के ऊपर ट्रस्ट ही नहीं करता। उसने बैरिस्टर जो है वो एतजाज़ एहसन ने इसी तरह इनके बारे में खदशात का इजहार किया। नेचुरल इनके पास जो है वो वोटर एक दूसरे को मानते नहीं है, जो रहे से वोटर रह गए। कल अगर मरियम साहिबा की आपने तकरीर सुनी हो, उसमें उन्होंने कहा कि अब बिलावल और मैं तो बिल्कुल बहन भाई उसी तरह है जिस तरह बेनज़ीर भुट्टो साहिबा और मियां नवाज शरीफ अपने आखिरी दिनों में हो गए थे। उसी रिवायत को हम आगे बढ़ाएंगे। अगले इलेक्शन में हरीफ के तौर पर आमने सामने तो होंगे, लेकिन किसी की तज़ीक नहीं करेंगे। बड़े वाज़े तौर पर उन्होंने ये सब बातें की हैं। तो फिर उनके अब जब सीनियर लीडरशिप ये बात कर रही है, तो फिर ख्वाजा आसिफ साहब या एतजाज़ एहसन साहब की बात तो फिर मैटर नहीं करती।
अगर फ़र्ज़ करें मरियम नवाज़ को आप सीनियर लीडर कह रहे हैं तो ये फिर बयानिया जो है PMLN को इसलिए मुबारक हो कि यही नालायक निकट्ठू औलादें जिन्होंने आज तक स्पेशली मरियम नवाज़ ने तो आज तक एक इलेक्शन भी नहीं लड़ा, उनकी कोई पॉलिटिकल स्ट्रगल नहीं है, उन्होंने एक वोट भी आज तक नहीं लिया। और अगर वो अपने वालिद नामदार के बाद जो कि एब्सकॉन्डर भी हैं और क्रिमिनल भी हैं कन्विक्टेड, लंदन से बैठ के वो अल्ताफ़ भाई की जगह ले चुके हैं और ख़ुदकुश बम्बार के तौर पर पाकिस्तान के इदारों के ऊपर जो वो हमला करते हैं, वो अगर PMLN की अब मेन लीडरशिप बन गई और वहाँ पर ख्वाजा आसिफ की वहाँ पे कोई हैसियत नहीं है और इनके लीडरान की या चौधरी निसार साहब की कोई हैसियत नहीं है, तो हम तो यही कहते हैं कि ये फैमिली ओरिएंटेड जो है वो है पॉलिटिकल पार्टी। यहाँ पे जो डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज़ है ही नहीं है। यहाँ से वहाँ अपने नालायक औलादों के कोई आगे बंदा आ ही नहीं सकता है। जहाँ तक बिलावल भुट्टो जरदारी के और मरियम नवाज़ के बहन भाई बनने का ताल्लुक़ है, तो वैसे असूली तौर पर इनका अलायंस बनता है, इनकी कैरेक्टर्स आपस में मिलते हैं क्योंकि दोनों ही हराम के अंदर उन्होंने आंखें खोली हैं, दोनों ने ही उनके ये बचपन से ही जो है वो कंपनियों के मालिक बन गए थे। इन्होंने आज तक कोई कारोबार नहीं किया, इन्होंने आज तक कोई इनके पास जो है वो कोई फैक्ट्रियाँ या कोई मनी ट्रेल नहीं थी। इसके बावजूद भी ये बिलियन ऑफ डॉलर्स के एसेट्स के कंपनियों के और मनी और उसके पैसों के ये मालिक है, जिसके पास इनको सोर्स ऑफ इनकम कोई नहीं है, करप्शन में ये डूबे हुए हैं। तो जारी बात है नालायक निकट्ठू दोनों हैं, दोनों को बार बार लॉन्च भी किया जाता है लेकिन नाकाम हो जाते हैं। फर्स्ट टाइम तमाम क्रिमिनल्स, कन्विक्टेड क्रिमिनल्स और जिनके ऊपर नैब के केसेस बने हुए हैं जो मनी ट्रेल नहीं दे सके, वो आज एक इलेक्टेड गवर्नमेंट जिसके ऊपर कोई मुकदमा नहीं है, जिन्होंने अपनी तमाम मनी ट्रेल दिखाई है, जिनको प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को जो सुप्रीम कोर्ट ने अमानतदार कहा है उसके खिलाफ इकट्ठे खड़े हुए हैं। जरदार साहब, वज़ीर आज़म इमरान खान जब गुफ्तगू करते हैं, इनकी करप्शन पे बात करें, इनके केसेस पे बात करें, बिल्कुल ठीक है, लेकिन जब वो इस तरह के ज़ाती हमले वो करते हैं, इस तरह कल मरियम नवाज़ साहिबा ने भी कहा कि वो 2 बच्चों की नानी है, उन्हें इस पर फ़ख्र है, और प्राइम मिनिस्टर की जानिब से इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल की गई, उनको बार बार वो नानी कहकर मुखातिब करते हैं। आप खुद एक बीइंग अ फीमेल, क्या इस तरह की ज़बान इस्तेमाल करना मुनासिब है प्राइम मिनिस्टर के लिए? अरबाब साहब, मैं आपको बताऊँ, फतवे लगाने की डोमेन, गालियाँ देने की डोमेन, लोगों के इस्लाम से खारिज करने की डोमेन, यहूद व नसारा कहने की डोमेन और औरतों की करैक्टर असैसिनेशन करने की जो डोमेन है वो PMLN का खासा है, जिसमें अब बिलावल भुट्टो जरदारी भी पूरी तरीके से रंग चुके हैं। फर्स्ट लेडी को जादूगरनी कहना और इस तरह के अल्फाज कहना, ये करैक्टर असैसिनेशन होती है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने तो उनको नानी कहा है, तो वो नानी है, और मेरे ख्याल में निहत्ती लड़की कहना इटसेल्फ तज़ीक है। और जिस तरीके से वो बेचारी अपने शोहर से सलूक करवा रही हैं, शोहर बेचारा कहता है मरियम सफदर का, वो कहते हैं कि जी PMLN वालों की मर्जी, कभी मुझे ड्राइवर लगा देते हैं, कभी मुझे सिक्योरिटी पे मामूर कर देते हैं, कभी मुझे पनामा केसेस के अंदर इन्वॉल्व करते हैं। मर्जी है PMLN वालों की जैसा सलूक मेरे साथ करें। खुद तो मरियम सफदर जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही होती हैं अच्छे कूजी ड्राइंग रूम में बैठ के, उसको पाकिस्तान के इदारों को अपने वालिद के नक्शे कदम के ऊपर चलते हुए उनकी तज़हीक कर रही होती हैं, इदारों को मिलाइन कर रही होती हैं। और मरियम और जो सफदर साहब हैं उनको उन्होंने इसी तरीके से छोड़ दिया। इसी तरह की उनके ऊपर वो कहते हैं ना, हमेशा गरीब का जो बाल है, गरीब दा बाल ही मारा जाता है, तो इन द एंड बेचारे उसी को सजा मिलती है। और वो इसमें ये खुद शामिल है। अभी आपने जो गरीब का जिक्र किया तो उससे मुल्क की महंगाई मुझे याद आ गई। इस वक्त जो मुल्क का गरीब है वो तो आटा, चीनी, बिजली, गैस, इसके दामों में पिस गया है। अगर यही सूरत हाल रही तो फिर ये सारे गरीब निकल कर तो इस तहरीक का हिस्सा बन जाएंगे, इसमें शामिल हो जाएंगे। अच्छा, 82% जो पाकिस्तान के लोग हैं ना, उनके सर्वे के मुताबिक उनको प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और उनकी गवर्नमेंट और उनकी पॉलिसीज़ के ऊपर इंतहाई एतमाद है। गरीब लोग जितने भी पाकिस्तान के अंदर, उनके लिए 200 बिलियन का 200 अरब एहसास पैकेज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने उनको दिया। डायरेक्ट पेमेंट उनको की गई उनके ID कार्ड और उनके अकाउंट के मुताबिक। और ये एहसास कैश, इमरजेंसी एहसास कैश, ये इसकी दुनिया भी सराहती है। और ये पेंडेमिक के अंदर जब रिसेशन आया तो सबसे ज़्यादा ये माली इमदाद की गई लोगों की। लेकिन वो पैसे जो दिए गए थे, उन पैसों से जब ये गरीब महंगी चीनी 115 रुपये किलो, उन पैसों से ये आटा 75 रुपये किलो, इतनी महंगी, और सब्जियाँ 100 से ज़्यादा रुपये फ़ी किलो मिलती हैं, ये इतनी महंगी चीज़ें जब वो गरीब ख़रीदेगा तो उसके पास वो क्या पैसे बचेंगे, वो उनसे अपनी फलाह के काम कैसे कर सकेगा? देखिए, 29 बिलियन की सब्सिडी दी गई इस गरीब आवाम के पैसों से जो है
टैक्स पेयर के पैसों से जो है वो सब्सिडी दी गई। उसमें 27 बिलियन जो है नवाज शरीफ और जरदारी के दौर में दी गई। चीनी माफिया, शुगर माफिया वही हैं। हमने तो सिर्फ 3 बिलियन की दी है और उसमें हमारे चीफ मिनिस्टर साहब और असद उमर साहब सबने आके महंगाई की वजह क्या है, रीजन भी बताइए। प्राइम मिनिस्टर इसको माफियाज के जिम्मेदार डाल देते हैं, तो माफियाज को कंट्रोल करना तो प्राइम मिनिस्टर का काम है, इसमें कामयाब क्यों नहीं हो पा रहे? देखिए अरबाब साहब, सिंपल हमें मार्केट का मैकेनिज़्म समझना चाहिए। एक दिन में महंगाई नहीं होती, एक दिन में कर्जे नहीं चढ़ते हैं। 31,000 अरब 31 ट्रिलियन का जो कर्ज़ा पाकिस्तान की तारीख में हमारी हुकूमत को दिया गया, उसका 5,000 अरब का कर्ज़ा हमने वापस किया है सूद का, जो पिछली हुकूमतों ने लिया है। वो जब जैसे मेट्रो 11,000 अरब आपने लिया भी 275 बिलियन में बनी। नहीं जी, हमने देखिए हमने 24 लिया, हम लोगों ने उसमें से 21 वापस भी किया। और सबसे बड़ी बात, 5,000 अरब का हमने वापस किया। जो हमारे इंपोर्ट बिल था हमने उसको कम किया। एक्सपोर्ट बिल हम लोगों ने जाके बढ़ाया, अपने एक्सपोर्ट बढ़ाई। FBR में हमने 17% अपनी टैक्स कलेक्शन की। कर्ज़ा हमने अपनी किसी चीज़ के लिए नहीं लिया। कर्ज़ा जैसी हमने हुकूमत संभाली, 4 ट्रिलियन की टोटल इकॉनमी है। 2 ट्रिलियन तो पिछली हुकूमतों के कर्ज़ों के ऊपर सूद में किस्तों के अंदर ही हमें वापस करना पड़ता है, तो वो हमने पहला वापस करना था। उसके लिए हमने किया, हमने अपने हिस्से का कोई कर्ज़ा नहीं लिया। हमने जो लिया हमने वो वापस किया, और वो भी हमने अपने प्रोजेक्ट्स के लिए नहीं लिया। हमने कोई बोरिंग नहीं की, वो हमने इनके कर्जे के ऊपर सूद को उतारने के लिए दिया। और 2 ट्रिलियन में टोटल इकोनॉमी चलानी पड़ती है। 2 ट्रिलियन में NSC अवार्ड भी है, इसका मतलब तो ये हुआ सुबह के अंदर जो अभी आपने कहा कि ये अगले 8-10 साल तो उतरने वाले नहीं है, तो इसका मतलब ये महंगाई भी 8-10 साल तक इसी तरह से रहेगी, बढ़ती रहेगी। देखिए जो कर्जे हैं ना, वो तो जब हम में से हर बच्चा पैदा होता है और आने वाली नस्ल उसको पिछले हुकूमतें मकरूज़ कर गई हैं लाखों का। जब 31,000 अरब लिया गया और उससे मेफेयर के फ्लैट्स बनाए गए, दुबई में जायदादें बनाई गई, मनी लॉन्ड्रिंग की गई, अल-अज़ीज़िया रेफरेंस बने, पनामा केसेस बने, उसका यही सारा मकसद था। जब TT बॉयज़, कैश बॉयज़ निकले और उसके अंदर जो है एक पापड़ वाले के नाम पे, चाय वाले के नाम पे, उनके अपने नौकर के नाम पे जब बिलियन की TTs आएंगी, करप्शन की गई, तो जारी बात है उसको उतारने के लिए और करप्ट माफिया के ऊपर हाथ डालने के लिए एलिट कैप्चर तो पहली दफ़ा मेरी हुकूमत ने किया है। तो पिछली हुकूमतें उन्होंने क्या माफिया के ऊपर हाथ डालना था, वो तो खुद माफिया थी इटसेल्फ, वो तो खुद पार्टी रैंक्स में उनके लोग थे। आपको याद नहीं है FATF बिल के अंदर जब अभी हम पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में से निकालना चाह रहे थे, हम वाइट करना चाह रहे थे, तो इंडिया का एक एजेंडा था कि पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट कर दिया जाए। तो उसमें स्पेशली मुस्लिम लीग और अपोजिशन मिली हुई थी। वो तो कह रही थी कि नैब की शिक में से मनी लॉन्ड्रिंग निकाल दे, इसको बैंकिंग कोड के अंदर डाले, नैब इसकी इंक्वायरी ही ना करे, मनी लॉन्ड्रिंग को आप जुर्म ही ना समझे, और अगर आपने करोड़ों की अरबों की करप्शन की हुई उसको मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर डाले ही ना। तो इसी वजह से तो वो 37 शिकों में 34 शिक्के तो वो चेंज करना चाह रहे थे। इसी के ऊपर तो उन्होंने ब्लैकमेलिंग की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान जीत गया। जो मनी लॉन्ड्रिंग बिल था वो हमने दोनों हाउसेस से इकट्ठे जॉइंट सेशन के अंदर पास करवा दिया। तो इंशाल्लाह महंगाई भी कंट्रोल करेंगे, कर्जे भी वापस करेंगे, और हम कर भी रहे हैं। सही, चलें, बहुत शुक्रिया सरताज गुल वज़ीर साहिबा, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थी सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक सरताज गुल, वज़ीर मुमलिकत बराए माहौलियात भी हैं, और कह रही थी कि अपोजिशन जो इकट्ठी हुई है, जो इनका इत्तेहाद है, सिर्फ अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है और अवामी मसाइल के हल का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। अवामी मसाइल हमारी हुकूमत ही हल करेगी। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, कल आपसे फिर होगी मुलाकात। अल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।